हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो और एक और एक्टिव रिकॉल सेशन में यू आर वेलकम। अब हम आज यहाँ पे जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डू एक्टिव रिकॉल अपॉन आर these topics which I have listed on the screen. One more thing to add up with is, after this active recall session I would be giving you some challenges regarding to your preparation because we are preparing for the civil services exam of 2027, जिसमें कि we our goal is to get a very good rank and find our name in the list finally. ठीक है, सो these आर द टॉपिक्स। इसके बाद हम अपने टारगेट सेट करेंगे एंड आई विल गिव यू सम चैलेंजेस विच यू कुड यू नो डू इट ऑन योर ओन। अभी अगर आपको यू विल इफ़ यू वांट टू डू एक्टिव रिकॉल विद मी, तो एक ब्लैंक पेज का ले लो, एक शीट ले लो ब्लैंक, एंड डू दिस टॉपिक्स इफ़ यू हैव रेड एथिक्स। इफ़ यू हैव नॉट डन इट देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट ऑन एक्टिव रिकॉल थिंग, बट अभी आप ये फॉलो कर सकते हो मेरे साथ में। So the topics are, we will be talking about historic and religious ethics. पहले हम महाभारत के एथिक्स को देखेंगे, फिर वी विल वॉच ऑन द रामायण के एथिक्स। हिस्टोरिक ऋग्वेद में जाएंगे और थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल अशोक एंड गांधी जी का। भक्ति एथिक्स, सूफी एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स, सिखिज्म एथिक्स, जैनिज्म एथिक्स, बुद्धिस्ट एथिक्स। फिर हम थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज को देखेंगे, फॉर एग्जांपल गिवन बाय एरिस्टोटल, कि उनके कोट्स क्या थे, उन्होंने कौन सी थ्योरीज दी थी। फिर उसके बाद वील मूव टू प्लेटोज, इसमें हम थोड़ा जेनेरिक डिस्कशन करेंगे, बट फॉर एग्जांपल कांट्स डिओंटोलॉजी, इमानुअल कांट्स डिओंटोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एथिक्स वी विल बी कंसिडरिंग इन डेप्थ, कि उसमें हम मॉरल एब्सोल्यूटिज्म के बारे में जानेंगे। वी विल गो अबाउट निष्काम कर्म थ्योरी लिंक्ड विद इट। We will go into the categorical imperatives. There were three categorical imperatives given by Kant, and then at last we will see the consequentialist teleological theory with one or two other questions, जो कि डिओंटोलॉजी और टेलियोलॉजी का कंपैरिजन होगा। और केस स्टडी हम अभी नहीं देखेंगे, केस स्टडी मैं लास्ट में करूंगा अपने लिए। अप्लाइड एथिक्स इशू आई विल बी वॉचिंग आउट ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड एथिकल इशूज। अप्लाइड एथिक्स इशू लास्ट में एकदम देखेंगे। अप्लाइड एथिकल इशूज जो हैं आजकल पेपर में बहुत कॉमन हो गए हैं आने, बिकॉज पहले इतने नहीं आते थे, लेकिन अब एथिकल इश्यूज जो होते हैं वो अप्लाइड ही आते हैं, कि वो करंट अफेयर्स की नॉलेज पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद इट। सो लेट्स गो। या, सो first they have talked about constitutional morality. How is constitutional morality linked to ethics? So constitutional morality as a concept in itself says that you should follow the constitution, the laws, the regulations, the rules which are written in the constitution, not only in letter but also in spirit. Not only in letter but also in spirit. What does it mean? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए हुए हैं, हमें सिर्फ उसका लेटर फॉलो नहीं करना है, बट उसको स्पिरिट में भी लाना है। इफ देर आर प्रोविजंस फॉर गिविंग रिजर्वेशंस, दैट द पार्लियामेंट विल मेक लॉ रिगार्डिंग द रिजर्वेशंस फॉर द downtrodden sections of the society. They will work for the upliftment of women and upliftment of children. If 15 clause 3, 15 clause 3 क्या बोलता है कि women and children के लिए वर्क करेंगे। अगर विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए वर्क करेंगे, सो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को सिर्फ इस चीज को ऐसा लेटर नहीं पढ़ना है, अब इस पे एक्टिवली दे हैव टू मेक लॉज टू मेक इट हैपन इन द रियल वर्ल्ड। सो what they are doing is they are making provisions for children, they are making provisions for education. For example, they right to education act आया अपना। फिर for women they are अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास किया था, दैट इज फॉर women। ऐसी चीजें ये लोग करते रहेंगे। रिजर्वेशन इज पार्ट ऑफ इट, ऐसा बोलते हैं। नाउ 15 क्लॉज 3 में ये था, अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एथिकल पर्सपेक्टिव से यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे? अगर प्रियम्बल में कोई वैल्यू दी हुई है, एफआर में फंडामेंटल राइट्स में कोई वैल्यू दी गई है, डीपीएसपी में कोई वैल्यू दी गई है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में कोई वैल्यूज दी गई हैं, तो इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एस्टैब्लिश होगी। Otherwise there would be always a gap between uh, knowing and doing things। एक थ्योरी आएगी बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती की, दैट इज कॉल्ड नोअर डूअर स्प्लिट। अगली बार वो करेंगे, बट नोअर डूअर स्प्लिट से इसको लिंक कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस में रेडीमेड कंक्लूजन्स देने हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से दे सकते हैं रेडीमेड कंक्लूजन्स। दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, if followed properly,
ऐसा करके अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ फॉलोड प्रॉपर्ली ना लिख के, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वुड लीड टू प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी एंड किंगडम ऑफ एंड्स और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कांट्स CI3, दिस इज कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 3, आगे वो देखेंगे। बट जो ये है, बहुत कम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं। अगर आप इसको यूज़ कर पा रहे हो देन इट इज़ वेरी रेयर कि कोई CI3 यूज़ करके आ रहा है। CI2 बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, CI1 भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग कि CI3 यूज़ हो रहा है पेपर में। तो एग्जामिनर वुड बी a little bit more interested in your copy if you write these things than the others. So दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नेक्स्ट चीज़ हमें आनी है महाभारत पे। अब जितने भी हम रिलीजियस या फिर फिलोसफिकल ये चीज़ें पढ़ेंगे, सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, बहुत जेनरिक चीज़ें हो जाएंगी, बट वी विल लुक अपॉन कि थोड़ा सा मैं ऐसा सोच रहा हूँ अपने लिए कि आई विल लुक अपॉन टू थ्री यूनिक पॉइंट्स निकालूंगा हर थ्योरी से, जिसको मैं अप्लाई ज़्यादा करके आ पाऊँ, क्योंकि वो ये अपना कॉन्सेप्ट है कि उसको मुदित सर ने बोला था कि कम पढ़ो ज़्यादा अप्लाई करो, दैट इज़ आर मोटो। ठीक है। सो महाभारत में फर्स्ट थिंग हमें अगर देखनी है तो गीता, अगर इसको इसी का पार्ट मान लिया जाए, बिकॉज श्री कृष्ण डिलीवर्ड दिस थिंग टू अर्जुना इन ड्यूरिंग द वॉर ओनली। सो गीता में क्या था, हाँ एक पॉइंट था निष्काम कर्म का, निष्काम कर्म। अब अगर हम इसको पिछली बारी की मीन्स वर्सेस एंड्स की थ्योरी से देखें तो निष्काम कर्म जो फोकस करता है वो मीन्स पे ज़्यादा फोकस करता है कि कर्म करते चल और फल की चिंता मत कर। सो निष्काम कर्म हम लिख सकते हैं मीन्स वर्सेस एंड्स में भी, और प्लस कि मीन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है ओवर एंड्स, की मीन्स जस्टिफाई एंड्स। और एक होता है कि सकम कर्म, सकम कर्म इज अनदर थ्योरी इन द सेम थिंग, और उसको बोलते हैं एंड्स जस्टिफाई मीन्स, एंड्स ओवर मीन्स, कि इसमें हमें रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा रादर देन मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव द रिजल्ट्स। सो ये एंड्स वर्सेस मीन्स ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ इसमें। तो ये दो चीज़ें हो गई इसमें। और भी था इसमें, हाँ इंट्रिंसिक ह्यूमननेस भी बताते हैं। इंट्रिंसिक ह्यूमननेस मतलब स्वभाव अपना, कि यार अपना स्वभाव जो है, इंसान का स्वभाव, दैट इज गुड। अब इंसान अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम करेगा तो दैट ही विल बी एथिकल, इंट्रिंसिक ह्यूमन बीइंग ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग वी मूव इज लोक संग्रह। लोक संग्रह क्या था, वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ द प्रजा। Similarly, Lok Sangrah was followed by Ashoka also. He was very much particular about his people. He was very much particular about his प्रजा, कि मुझे उनके लिए काम करना है। So he installed the pillar inscriptions, जिससे कि वो अपने messages convey कर पाए लोगों को। So इसको हम historic ethics में भी लिख सकते हैं, otherwise लोक संग्रह is a principle of महाभारत ethics, गीता ethics in particular। फिर एक और क्या था, एक सेकंड लेट मी रिमेम्बर, हाँ वन थिंग वाज लोकहित। अब लोकहित लोक संग्रह इज वन एंड द सेम थिंग ओनली, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, कि यू आर वर्किंग इन द फेवर ऑफ पीपल एंड यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। अब इसमें आता था कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं, वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर से हम ये सीख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन से हम क्या सीख सकते हैं, अर्जुन से हम सीख सकते हैं ड्यूटी, धर्म। अब ये जो धर्म है, दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, दिस धर्म इज ड्यूटी, राइचियसनेस। हम लोग द्रोणाचार्य से सीख सकते हैं, गुरु द्रोणाचार्य से ट्रांसपेरेंसी, दैट ही टोल्ड द वे ही वाज किल्ड, द वे ही कुड बी किल्ड इन द बैटल। अब क्या था सीन कि द्रोणाचार्य कुड नॉट बी किल्ड if he was holding weapon in his hand, and he told about this thing, and obviously he was in the favor of पांडवाज only, but क्योंकि उन्होंने जबान दी हुई थी तो he had to fight from the side of कौरवास। एक और कर्ण से हम सीख सकते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का कर्ण से सीख सकते हैं। द्रौपदी से हम सीख सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट।
एंड कृष्ण जी से हम सीख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इतना ही है, हाँ इसमें तो मेरे ख्याल से इतना ही है। नेक्स्ट हम चलते हैं रामायण एथिक्स पे। रामायण एथिक्स में हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। रामायण एथिक्स में वर्च्यूज के बारे में हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। दैट द वर्च्यूज बीइंग फॉलोड बाय लॉर्ड राम, दे वर ऑफ द हाईएस्ट पेडेस्टल। ठीक, तो उनको भी कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बाकी महाभारत और रामायण में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस लॉर्ड राम के लिए लिख के आओगे, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। सिमिलरली ड्यूटी फॉर लॉर्ड राम इज ऑल्सो, अब जैसे फॉर लक्ष्मण जी ब्रदरहुड, इसमें मैं लिख सकता हूँ वननेस ऑफ बीइंग, सॉलिडारिटी फॉर द फोर ब्रदर। फॉर भरत आई कैन ऑल्सो राइट दिस कि फॉर भरत एक्चुअली हम देखो उसको कैसे लिख सकते हैं। भरत जी डिड नॉट एक्सेप्ट द थ्रोन व्हेन लॉर्ड राम वाज सेंट टू वनवास। ठीक है, सो इट कैन बी लिंक टू द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म विच इज अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, नॉट टेकिंग इट इज नोन एज नॉन पोजेशन ऑफ द थिंग्स विच यू डोंट ओन। सो सिमिलरली भरत जी के लिंक ऐसे कर सकते हैं, भरत जी के लक्ष्मण जी के में ऐसे कर सकते हैं, एंड ब्रदरहुड। ठीक है, और भी चीज़ें हम सीख सकते हैं। जटायु से हम सीख सकते हैं कि यू नो कीपिंग द लाइक women empower women, respect of women, keeping the respect of women at the highest level, ऐसे करके हम सीख सकते हैं। दिस ऑल वी हैव टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस। हमें बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ऐसे लेना कि एकदम अगर इसी पे क्वेश्चन आएगा तभी वी विल राइट, अदरवाइज वी विल नॉट राइट। इवन इफ वी आर एबल टू अप्लाई दीज थिंग्स विद लिंकेजेस टू अदर थ्योरीज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल भरत जी को मैंने, जैसे कहते हैं ना, नॉट टेकिंग वॉट इज वॉट सॉरी नॉट टेकिंग वॉट सॉरी छोड़ो उसको। मैं कह रहा हूँ भरत जी के केस में था ना कि वो नहीं ले रहे कि जो उनका नहीं है, तो दैट इज लिंक टू अपरिग्रह इन जैनिज्म। थोड़ा सा फंबल हो गया मैं, कोई नहीं। नॉट टेकिंग व्हाट इज हिज, अभी भी नहीं बोल पा रहा मैं, कोई नहीं। हाँ, तो जटायु के केस में था अपहोल्डिंग विमेन्स डिग्निटी, अपहोल्डिंग विमेन्स डिग्निटी इसको लिखेंगे तो दैट इज मच बेटर। सो ये सब हम लोग इससे सीख सकते हैं, रामायण एथिक्स से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा, इसमें अदर चीज़ें हैं, जैसे एक कोट है इसमें, एक कोट था विच वाज लाइक, हाँ, दुर्लभम ही सदा सुखम, दुर्लभम ही सदा सुखम, आई रिमेंबर कि दिस वी कैन लर्न फ्रॉम रामायण एथिक्स कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज, लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, बट sorrows don't remain for a very long time, and similarly happiness also don't remain for a very long time. So you have to become habitual of oscillating between these two. For example, the sine curve, this is a sine curve. Now how does sine curve oscillate is like this कि यहाँ पे +1 वैल्यू होता है, इसका जो रेंज होता है वो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है। जो जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता ही होगा, या जनरिक लोगों को भी आजकल बहुत पता ही रहता है इन चीज़ के बारे में। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस दुर्लभमी सदा सुखम कोट की you can never be happy all the time, you can never be sad all the time, it's an oscillating thing, and it is an ever changing moment. So therefore you will have to be you will have to be emotionally intelligent to handle every phase of your life. इसमें सर ने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल एम एस धोनी का। एम एस धोनी वन एवरी वर्ल्ड कप, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम एवर, बट ही लॉस्ट हिज लास्ट IPL, he lost his last few tournaments, so therefore he was at the highest of his career, and instead of taking retirement here, he continued playing, but उनका career थोड़ा dip किया down, so he should have taken the retirement then and there only. So
एक कंटेंटमेंट वाला चीज़ भी आ जाता है इसमें थोड़ा सा। सिमिलरली वी कैन से फॉर डोनाल्ड ट्रम्प ऑल्सो, बट उनका तो केस ही अलग है। सो दुर्लभम ही सदा सुखम हो गया था। अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, और चीज़ें इसमें दो तीन चीज़ें और थी, जैसे आई थिंक, हाँ, अटैचमेंट इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग। दिस वॉज ऑल्सो इन महाभारत एथिक्स, बट ये बुद्धिज्म एथिक्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएगा कि डिज़ायर्स सफरिंग के कॉज होते हैं। अटैचमेंट इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग है, तो डिज़ायर्स भी सफरिंग के कॉज होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी मूव इज ऑन हिस्टोरिक। अब हिस्टोरिक में ना, यहाँ पे सर ने पढ़ाया था ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद। और जो मेन चीज़ इन्होंने पढ़ाई थी इसमें वॉज कॉस्मिक ऑर्डर, ऋता जिसको बोलते हैं, मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन जो एनवायरमेंट एंड ह्यूमंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऋग्वेदा, हिस्टोरिक एथिक्स, एनवायरमेंट एंड ह्यूमंस। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं याद करूँगा, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ थी, जैसे फेथ, रिस्पेक्ट, जस्टिस वगैरह बहुत कुछ था। बट अगर मैं सिर्फ ये भी याद रख लूँ और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में कॉस्मिक ऑर्डर लगा के आ जाऊँ, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2024 में पूछा था एक क्वेश्चन कि ह्यूमन ग्रीड्स का कुछ ऐसे करके रिलेटेड था, ह्यूमन ग्रीड्स एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड था क्वेश्चन। सो उसमें परफेक्टली फिट बैठ रहा था कॉस्मिक ऑर्डर। मुझे ज़रूरी नहीं है कि if there will be a question on Rig Veda, or if there will be a question on historic ethics, then only I will write this point. मैं उस वाले क्वेश्चन में कितनी इजीली अप्लाई कर पा रहा था कि ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, ग्रीड रिलेटेड क्वेश्चन था। आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन वाज ऑन द सिमिलर लाइंस। सो इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखना हो तो सम्राट अशोक का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गांधी जी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ हिस्टोरिक एथिक्स। लीडरशिप के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नॉन वायलेंस के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नॉन वायलेंस को जैनिज्म में अहिंसा, जो उनके जैनिज्म के 5 नोबल ट्रूथ्स होते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं, 5 प्रिंसिपल्स जो होते हैं जैनिज्म के। सो दिस वे वी कैन जस्ट प्ले अराउंड इन द एग्जाम, थोड़ा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं इधर उधर। दैट इज़ हाउ इट विल वर्क। नेक्स्ट इज हिस्टोरिक के बाद शायद था भक्ति, भक्ति एथिक्स था। या इन भक्ति एथिक्स अगेन, भक्ति एथिक्स में क्या था, एक मिनट, लेट मी रिमेंबर। भक्ति एथिक्स, हाँ, भक्ति एथिक्स में मैंने एक पॉइंट याद किया था, विच वाज कम्युनल हार्मनी। भक्ति एथिक्स टॉक अबाउट कम्युनल हार्मनी एंड टॉलरेंस। और इसमें बहुत जेनरिक प्रिंसिपल्स भी थे, जैसे कि काइंडनेस, रिस्पेक्ट, लव, कंपैशन, ये सब भी था। सो ये सब आप किसी भी, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया भक्ति एथिक्स पे क्वेश्चन, तो क्या आप ये चीज़ें वैसे ही नहीं लिख के आ सकते? या अगर वो उस पे पूछ लिया जैनिज्म पे, तो आप काइंडनेस, लव, कंपैशन, ये सब वैल्यूज तो लिख के आओगे ही आओगे ना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि उसमें अगर मेंशन नहीं किया है नोट्स में तो यू विल नॉट राइट। इसमें मटीरियलिज्म वाला भी था, वन थिंग वाज अबाउट मटीरियलिज्म आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट वाज सूफी एथिक्स। नाउ सूफी एथिक्स में जो मेन पॉइंटर मैंने किया था उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे, इट वाज वहादत अल वजूद। मैं लिख के आऊँगा वहादत अल वजूद एग्जाम में, एज propounded by Sufism. वहादत अल वजूद वाज oneness of being, कि अपने को देखना है इसमें, सॉरी, अपने को ये देखना है कि वननेस ऑफ बीइंग क्या है, कि सॉलिडारिटी, वही कम्युनल हार्मनी ही है एक तरीके की, कि हम ब्रदरहुड में जी रहे हैं, हम कम्युनिटी में जी रहे हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उस पे कि सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, एरिस्टोटल से कि गुड ऑफ वन लाइज इन द गुड ऑफ ऑल इन द सोसाइटी, गुड ऑफ वन लाइज इन गुड ऑफ ऑल इन द सोसाइटी। सो एरिस्टोटल अगर ये बात बोल रहे हैं तो उसको मैं सूफिज्म एथिक्स से लिंक कर सकता हूँ, उसको मैं कम्युनल हार्मनी से लिंक कर सकता हूँ भक्तिज्म में, उसको मैं आपके इसमें और कहाँ पे लिंक कर सकते हैं उसको हम, महाभारत में ऐसे ये चीज़ें लोक संग्रह वगैरह हैं, या फिर
वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल, तो इसमें मैं भी लिंक कर सकता हूँ ना उन चीज़ों को। हाँ, सूफिज्म एथिक्स में और भी था कि जेंडर इक्वालिटी भी था एक पॉइंट विच वाज इंपॉर्टेंट, विच आई फाउंड इंपॉर्टेंट सूफिज्म में, जेंडर इक्वालिटी। अब मान लो सिखिज्म भी जेंडर विमेन्स की इक्वालिटी के बारे में बात करता है। अब एक जेनरिक जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन आ गया, तो उधर हम सूफी एथिक्स को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाज विद सूफी एथिक्स दैट वाज इस्लामिक एथिक्स। एक मिनट, लेट मी सी, हम टॉपिक सही ले रहे हैं ना फिलहाल। या सो वी हैव डन महाभारत, वी हैव डन रामायण, वी हैव डन हिस्टोरिक, वी हैव डन भक्ति, वी हैव डन सूफी। नाउ दिस इज इस्लामिक एथिक्स, या वी आर गोइंग राइट। इस्लामिक एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स के जो मेन मेन पॉइंटर मैंने याद किए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं इस्लाम में, उनका नाम हम देते हैं अखलक। अखलक, अखलक आर द एथिकल स्टैंडर्ड्स विच आर इन इस्लाम। फिर इस्लाम में एक और चीज़ थी कि मैन इज नॉट इनहेरेंटली बैड इन नेचर। इनके हिसाब से मैन इज नॉट इनहेरेंटली बैड, इट इज हाउ ही अडॉप्ट्स, it is how he resist, he resists his, if he resists his temptations or not, if he adopts to the environment, how he adopts to the environment makes the character of the man according to Islamic ethics. He is not inherently born bad in nature. So this was one point also. Again, fairness of all in the case of treatment, कि treat कैसे कर रहे हो आप लोगों को, if you are treating correctly all the people equally or not, ऐसे। सो दिस वाज वन मोर पॉइंट। एक और दो दो पॉइंट सोच सकते हैं हम इस्लामिक एथिक्स में, क्या सोचें। देखो अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा ना, और अगर इस्लामिक एथिक्स पे क्वेश्चन आ गया, वाई आई एम सेइंग कि इस्लामिक एथिक्स पे क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज मेरे को पता है कि एक बार सिखिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं और एक बार बुद्धिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सो इफ सिखिज्म और बुद्धिज्म पे पूछ चुके हैं तो आगे जैनिज्म, इस्लामिज्म, इस्लाम पे, सब पे आ सकता है। सो फेयरनेस ऑफ ऑल। अब एक और दो पॉइंट, वही कंपैशन वगैरह तो लिख ही ना है, कंपैशन वगैरह तो लिख के आना है, अगर नहीं आया कुछ भी तो कंपैशन, काइंडनेस, ये सब लिख के आना है ना। बट एक दो टेक्निकल पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं ना। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो आगे चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सिखिज्म, किसी और थ्योरी का याद आएगा तो लिख देंगे ना उसमें। हाँ, सिखिज्म पे क्या था, वेट, सिखिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो फर्स्ट इसका ऑनेस्ट लिविंग ऑनेस्ट अर्निंग था, ऑनेस्ट लिविंग ऑनेस्ट अर्निंग, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। altruistic acts should be, मीन्स था या एंड्स था, एक सेकेंड। हाँ, altruistic acts should be in the means, ऐसे करके था। हाँ, should not be at ends, should not act as ends, wait, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा ना इसके लिए। हाँ, altruistic acts are not ends but means to achieve ends। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, altruistic acts are not ends but they are means to achieve ends। मतलब कि जो altruism का मतलब होता है कि इन वर्किंग इन द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड नॉट आवरसेल्व्स, कीपिंग अदर्स अबव अस। सो अल्ट्रुइस्टिक एंड्स जो होते हैं वो एंड नहीं होने चाहिए बट मीन्स होने चाहिए। मतलब तुमने किसी का भला कर दिया और तुम्हारा काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वो एक मीन होना चाहिए किसी और के लिए, कि वो, मान लो तुमने किसी को ऐसा हेल्प किया, मॉनेटरी हेल्प किया या किसी को थोड़ा सा इमोशनली हेल्प किया, तो वो एक मीन है उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो दिस इज व्हाट दे से इन सिखिज्म। सिखिज्म में कम्युनिटी सर्विस भी बहुत बड़ा वो है, एक वैल्यू।
विद सिक पीपल, दे डू अ लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। फिर हाँ, मेन जो इसके हैं सिखिज्म के, देर आर कार्डिनल वर्च्यूज इन सिखिज्म। कार्डिनल वर्च्यूज हैं इनके दान, दया, निर्वैर। देर आर 5 कार्डिनल वर्च्यूज इन सिखिज्म, संतोष, एंड लास्ट वन वाज दान, दया, निर्वैर, संतोष। वेट, एक मुझे याद नहीं आ रहा। सेवा, 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 या सेवा। सेवा तो सबसे बड़ा ही है इनका। हाँ, दान इज चैरिटी, दया इज कंपैशन, निर्वैर इज नॉन एनमिटी, संतोष इज कंटेंटमेंट इन लाइफ, एंड सेवा इज सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। इसको यहाँ पे कैसे सेल्फलेस सर्विस भी लिख सकते हो ना इतना। तो ये कुछ कुछ इसके सिखिज्म के वो हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स जो बोलते हैं उसमें, एथिकल वैल्यूज प्रीच्ड बाय सिखिज्म। अब नेक्स्ट था जैनिज्म। जैनिज्म इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा टेक्निकल है जैनिज्म। जैसे इसमें त्रिरत्न है, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग, सम्यक मार्ग नहीं, सॉरी, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। मार्ग, मार्ग क्यों लिखता हूँ मैं बार बार ही, सम्यक ज्ञान एंड चरित्र, right faith, right conduct, and right knowledge. So these are the three ratna. Another philosophy, anikantvad. This is the most important point of Jainism. अनिकांतवाद और शादवाद ऐसे लिख सकते हो उसमें। अनिकांतवाद जो होता है वो होता है रिलेटिव प्लूरलिज्म। अब ये जो रिलेटिव प्लूरलिज्म की थ्योरी है, ये एक थिंकर था जीई मूरे, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसने ये दी थी रिलेटिव प्लूरलिज्म की थ्योरी। अब ये जो रिलेटिव प्लूरलिज्म है, दिस मीन्स कि मुझे एक जो सिचुएशन है या किसी भी कोई सिचुएशन है, उसको आई हैव टू व्यू इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एज अ लीडर या एज अ पब्लिक सर्वेंट अगर कोई केस स्टडी में आ जाए, तो मैं अनिकांतवाद लगा सकता हूँ, रिलेटिव प्लूरलिज्म लगा सकता हूँ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ मैं सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेडीमेड कंक्लूजन इसके लिए लिख के आ सकता हूँ, अ गुड लीडर who follows Anikantvad is pragmatic and not dogmatic, is pragmatic over dogmatic, ऐसा dogmatic, sorry, and follows consensus over confrontation. सो ये मैंने चैट जीपीटी से तैयार किया था अपने लिए, कि अगर लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन आ गया या कोई केस स्टडी आ गई, तो ये मेरे पास एक रेडीमेड कंक्लूजन है, क्योंकि देर आर लेट मी टेल यू 13 तो अपने होते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन, जिनके 7 मिनट्स होते हैं, तो 91 मिनट्स टोटल में लगता है। बाकी बचे हुए 7 केस स्टडीज होते हैं, और केस स्टडीज में ऐसा होता है कि 4-4 पेज भरने होते हैं। देर आर 4 पेजेस इन केस स्टडी, और अगर आप ये वाला पेज भर के नहीं आ रहे ना, तो आप एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन ऐसा छोड़ रहे हो कि अपन ने पेपर छोड़ा है थोड़ा सा, सो दैट विल लीड टू डिडक्शन मार्क्स। बट अगर 4 पेज में से इसका आधा भी भर के आ रहे हो, सो उसके एग्जामिनर की साइकोलॉजी में ऐसा आएगा कि यार हाँ, भरा है पेपर, पूरा भरा है। सो दिस इज केस स्टडी वाला सीन। और केस स्टडी में इतना टाइम ही नहीं बचता लोगों के, लास्ट में ना छूट जाते हैं केस स्टडी बहुत सारे। तो अगर ऐसे रेडीमेड कंक्लूजन हम तैयार करके रखें ना, तैयार करके रखेंगे थोड़ा थीम्स वगैरह पे, सो दैट विल हेल्प अस अलॉट। सो ये था उस पर केस स्टडी में। अभी हमने इसमें कर लिया अनेकांतवाद, और इसमें ये था एक उसके अगेन 5 प्रिंसिपल्स भी होते हैं अपने जैनिज्म में। इन सब कीवर्ड्स को हम अप्लाई करके आ सकते हैं एग्जाम में, इंटरलिंकेज बना के। और वही मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी में ऐसे पूछते हैं कि वो फिर इसका रेलेवेंस क्या है मॉडर्न टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी में, सो वो भी बनाना होता है। सो 5 प्रिंसिपल्स भी थे इनके, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, जो हमने भरत जी के केस में देखा था, अपरिग्रह, अस्तेय, एंड लास्ट वन वाज ब्रह्मचर्य। हाँ, ये हमने भरत जी के केस में देखा कि नॉन पोजेशन ऑफ आइटम्स, तो उनके केस में था कि नॉन पोजेशन, नॉट टेकिंग थिंग्स विच आर नॉट योर्स। अब देखो मैंने बोल दिया ना वो चीज़, वो मैं अटक रहा था वहाँ पे, इतना फंबल कर रहा था, ब्रह्मचर्य। हाँ, सो दिस वाज जैनिज्म। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, वर्च्यूज, पाप,
वही कि जैन्स जो हैं वो ट्रीट करते हैं कि हर लिविंग बीइंग में इक्वली ट्रीट करना चाहिए हर लिविंग बीइंग को, उनकी सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, इसमें सैंक्टिटी ऑफ लाइफ वाला कीवर्ड ऐसा लगा सकते हैं। तो वो वहाँ पे आप थोड़ा जेनरिक पॉइंट्स भी बना सकते हो, बट ये जो कीवर्ड्स है ना, टेक्निकल कीवर्ड्स, इनको लिखना आना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। फिर हम अपनी रिलीजियस थ्योरी में लास्ट पे चलते हैं, दैट इज बुद्धिस्ट एथिक्स। बुद्धिस्ट एथिक्स में भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। बुद्धिज्म में क्या था, 4 अपने नोबल ट्रुथ्स होते हैं कि देयर विल बी सफरिंग इन लाइफ, देयर विल बी सफरिंग, एंड सेकंड वाज कि डिजायर्स आर कॉज ऑफ सफरिंग, जो कि हमने सीता जी के केस में वो डियर वाला एग्जांपल में देखा था। थोड़ा बहुत इंटरलिंकेजेस बनाना भी सीख सकते हैं। डिजायर्स जैसे आगे लेक्चर्स में चलते जाएंगे ना, तो हम पीछे से वही इंटरलिंकेजेस बनाते जाएंगे पीछे वाले लेक्चर में, तो अपने को और क्लियर हो जाएगा कि आंसर कैसे करना है, और एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। डिजायर्स आर द कॉजेज ऑफ सफरिंग। अब थर्ड क्या था इसमें कि सफरिंग कैन बी क्योर्ड, एंड टू क्योर सफरिंग यू हैव टू फॉलो आर्य अष्टांग मार्ग, दैट इज 8 ट्रूथ्स वाला पाथ, 8 फोल्ड पाथ। सफरिंग कैन बी क्योर्ड, और वही है कि 8 फोल्ड पाथ है। अब ये जो 8 फोल्ड पाथ, इसमें जो 8 वो है ना, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको शायद एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो अच्छे से कवर हो जाएंगे, मेरे को भी अभी ढंग से याद नहीं है, बट आर्य शर्मा सब पढ़ते हैं ना बुद्धिज्म वाला चैप्टर, तो उसमें हो जाता है अच्छे से, तो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट मच इन इट। बाकी एक बुद्धिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडफुलनेस। गौतम बुद्ध वॉज वेरी मच माइंडफुल, he was very much focused, he was so much focused that once you must be, you must be knowing about it, कि मारा जब आई थी इनकी तपस्या भंग करने, इनका मेडिटेशन भंग करने अंडर द बोधि ट्री। इस बार बोधि ट्री पे क्वेश्चन भी आया था ना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में, कि द एम्प्टी सीट व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट। तो जब भी आप किसी सांची स्तूप या किसी भी स्तूप पे जाओगे ना, सो यू विल ऑलवेज सी पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर इन सच अ वे कि हर आर्किटेक्चर में गौतम बुद्ध की अपनी प्रेजेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स चैरियट, उसमें गौतम बुद्ध नहीं बैठे हुए दिखेंगे, बट द हॉर्सेस विल बी शोन एंड द चैरियट विल बी शोन एज अ होल। सिमिलरली व्हेन ही इज मेडिटेटिंग, तो मेडिटेशन में उनके वो खुद नहीं दिखेंगे, उनकी एक एम्प्टी सीट दिखेगी। तो क्वेश्चन वाज अबाउट द एम्प्टी सीट इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, कि उनकी एम्प्टी सीट क्या इंडिकेट करती है। बहुत लोगों ने उसमें लिखा था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है कि व्हेन ही वाज डाइंग, वो चले गए थे, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। उसमें एक और था महाभिनिष्क्रमण, तो वो तो उन्होंने जब घर छोड़ा था वो था महाभिनिष्क्रमण। एंड मेडिटेशन ऑफ बुद्धा वाज द आंसर। सो ऐसा यूपीएससी बहुत ट्रिक किया इस बार, ही बहुत ही टफ पेपर था यार, बट कोई नहीं। सो माइंडफुलनेस एक और प्रिंसिपल है इसमें, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, नॉन वायलेंस, ये भी 2 अच्छे प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म में। तो बुद्धिज्म का भी इसी से हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, और मध्यम मार्ग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मध्यम मार्ग भी है बुद्धिज्म में। मिडल पाथ फॉलो करो, डोंट बी एन एब्सोल्यूट और एक्सट्रीमिस्ट, डोंट फॉलो एब्सोल्यूटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। मध्यम मार्ग फॉलो करो। और ये मैंने तो बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी में देखा है, इंक्लूडिंग आदित्य श्रीवास्तव सर, ऑल इंडिया रैंक 1, वो इसका कंक्लूजन लिख के आते थे एथिक्स में ही, राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू के आंसर में उन्होंने लिखा था। सो लेट्स, वो बुद्धिज्म हो गया। अब हमारी अदर थ्योरीज आ जाती हैं। लेट्स सी, एक बार ही देख लेते हैं। इस्लामिक एथिक्स वी हैव डन, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। नाउ वी हैव टू डू दिस अदर थ्योरीज। इतनी ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, ये छोटे से ही हैं, सॉरी। लेट्स गो अदर थ्योरीज। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट, वैसे तो हम थ्योरीज में 3 थ्योरीज देखेंगे, डिओंटोलॉजी, टेलियोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स बाय एरिस्टोटल, जो हमने कल जो बेसिक उसका मतलब इंट्रोडक्शन दिया था बस। बट उससे पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं थोड़ा एरिस्टोटल और प्लेटो के थॉट्स क्या थे, थोड़ा कोट्स। एरिस्टोटल बोलते थे गुड ऑफ वन,
good of one individual, good of an individual lies in the good of whole society. तो ये कम्युनिटेरियन एथिक्स है ना, एक तरीके से सोसाइटी के बारे में पेश कर रहे हैं। तो इसमें जो जैसे अगर इंट्रोडक्शन में से लिख के आना हो ये वाला कोट कि गुड ऑफ एन कोई सोसाइटी या फिर कम्युनिटेरियन एथिक्स पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो कम्युनल हार्मनी हमने भक्तिज्म में भी पढ़ा था, और सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने सूफिज्म में भी पढ़ा था, वननेस ऑफ बीइंग। अब सिमिलरली अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं इसको इसमें इंट्रोडक्शन लिख के आ जाऊंगा ना इस वाले कोट को, तो मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स भी फेच होंगे। और फिर उसके नीचे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सोसाइटी इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कि एक सोसाइटी है दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली ना। सो इफ इंडिविजुअल्स विल बेनिफिट देन द होल सोसाइटी विल बेनिफिट इन द सेंस। ये एक सोसाइटी है, इसमें ये इंडिविजुअल्स हैं, अगर इन सबका अपलिफ्टमेंट होगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट होगा ना। तो और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम सर्वोदया। सर्वोदया, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। सर्वोदया जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इन नेचर इट इज अ टीलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा टीलियोलॉजिकल मतलब कि एंड्स को प्रायोरिटाइज करने वाला ओवर मीन्स। डियोंटोलॉजिकल मतलब मीन्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एंड से। अब सर्वोदय मतलब जो लास्ट गोल है हमारा, दैट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल इन द सोसाइटी कि। और एक होता है कॉन्सेप्ट अंत्योदय। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ही टीलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। अंत्योदय मतलब कि जो लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लेन है ना, यहाँ पे एक बहुत रिच आदमी खड़ा है, यहाँ पे उससे थोड़ा कम रिच आदमी खड़ा है, यहाँ पे थोड़ा कम रिच आदमी खड़ा है, और यहाँ पे बहुत ही पुअर आदमी खड़ा है। तो ये जो पुअर आदमी है ना, इसका भी उद्धार होगा। इन लोगों का तो हो ही रहा है, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका भी अपलिफ्टमेंट कराएंगे। दैट इज कॉल्ड अंत्योदय। दैट इज वाई गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड वीबीजी रामजी। वीबीजी रामजी स्कीम। अब ये जो वीबीजी रामजी स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत ग्रामीण, नहीं नहीं सॉरी, वीबीजी रामजी का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटीड रोजगार अंत्योदय मिशन फॉर ग्रामीण। यही है शायद, एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग। विकसित भारत गारंटीड रोजगार अंत्योदय मिशन मतलब गारंटीड रोजगार मिलेगा 125 दिन का, और अंत्योदय जो लास्ट में खड़ा है बंदा, उसका भी उद्धार होगा, उसका भी वेलफेयर होगा। मिशन फॉर ग्रामीण, फॉर रूरल पीपल। सो इसमें हम एक एग्जांपल लिख के आ सकते हैं टीलियोलॉजिकल में, ठीक है। और सिमिलरली पीएमजेडीवाई का लिख के आ सकते हैं, जनधन अकाउंट्स। तो ऐसे करके आप अपनी स्कीम्स को थ्योरीज के साथ लिंक कर सकते हो। उससे क्या है, एग्जामिनर को लगेगा यार इस बंदे की जो एप्लीकेबिलिटी है ना बहुत अच्छी है। तो हमने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ लिया, हमने टेलियोलॉजिकल पढ़ लिया, और एक एरिस्टोटल का एक और कोट था, एरिस्टोटल का एक और कोट था। व्हाट वाज इट? इट वाज कि सिर्फ प्रोसीजरल जस्टिस नहीं होना चाहिए, प्रोसीजरल जस्टिस के ऊपर सब्सटैंटिव जस्टिस होना चाहिए। प्रोसीजरल जस्टिस, सब्सटैंटिव जस्टिस ओवर प्रोसीजरल जस्टिस। ऐसे करके हम कोड बना सकते हैं, एरिस्टोटल ने ये बोला था एक्चुअली में। अब इसमें क्या है, ये हम आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं पॉलिटी में। अब एक काम करते हैं, चलो मैं चैलेंज देता हूँ, आर्टिकल 21 आप बिना देखे लिख के दिखाओ क्या होता है आर्टिकल 21, जैसे उसको रिवाइज करते हैं। इट इज़ अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो। ऐसे ही हम इंटरलिंक इंटर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे ऐसे ही, लिंकेजेस। तो इसमें यह था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी था या लिबर्टी था, शायद पर्सनल लिबर्टी ही था, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब जैसे ये बहुत फेमस है आर्टिकल 21, तो इसको रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा माइंड के आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप अगर लिंक करोगे तो रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पेरीफेरल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं है। बट हमें पेरीफेरल कॉन्सेप्ट्स भी याद करने हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा अपना रिकॉल पावर होगा ना, उतना ईजी रहेगा मीन्स में काम करने के लिए। बिकॉज उसमें उस टाइम पे सोचना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती हैं दिमाग में।
प्लस फ्रेमवर्क्स तैयार करने हैं, पैटर्न समझना है। तो एरिस्टोटल का हो गया। देयर वाज प्लेटोज थियरी ऑल्सो। प्लेटो का बेसिकली, प्लेटो ने भी टीलियोलॉजिकल सेंस में ही बात की थी कि अल्टीमेट गोल जो है वो जस्ट एंड हारमोनियस सोसाइटी का है। अब मैं इस जस्ट और हारमोनियस सोसाइटी में प्लेटो ने ये बोला था कि अगर एक इंसान वर्चुअल लाइफ वर्च्यूज पे काम करेगा तो एक अच्छा एथिकल बिहेवियर होगा, और एथिकल बिहेवियर होगा तो जस्ट एंड हारमोनियस सोसाइटी होगी। सो दिस वाज प्लेटोज थॉट्स। अब इसको मैं एक एटीट्यूड वाले चैप्टर में लिंक कर सकता हूँ, जो ट्रायडिक मॉडल होता है। ट्रायडिक मॉडल क्या होता है? मतलब सी ए बी जो होता है अपना, ये सी होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। इधर में ये जो वर्चूज हैं ये कॉग्निटिव हैं, और ये मुझे पता है ये वर्च्यूज कि विजडम है मेरे पास, और फेयरनेस, ये सब वर्च्यूज हैं मेरे, और मैं उसको बिहेव कर पा रहा हूँ। सो देर वर टू थिंकर्स विच आई रिमेंबर सर के लेक्चर से, हस्किंसन एंड हैडॉक। उन्होंने बात की थी कि अगर आपके पास, इफ यू आर कॉग्निटिवली साउंड, देन ओनली दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर। कुछ 1D और 2D का मॉडल था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली, बट हाँ ऐसे ही कुछ था। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं कि जस्ट एंड हारमोनियस सोसाइटी। और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वाज डियोंटोलॉजिकल, द मेन थ्योरी, डियोंटोलॉजिकल, कांट्स डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी का मतलब होता है मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, मीन्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। मीन्स विल जस्टिफाई एंड्स। ठीक है, फोकस ऑन ड्यूटीज, इसको लिंक करो निष्काम कर्म से, कि कर्म करे चल और फल की चिंता मत कर, निष्काम कर्म। समझ गए? इसको लिंक करो आप, और किस चीज से लिंक करोगे इसको आप? लेट मी टेल। हाँ, एल्ट्रुइज्म से लिंक हो जाएगा ये। अभी हमने थोड़ा पढ़ा एथिकल एल्ट्रुइज्म, कि वो मीन्स, सिखिज्म एथिक्स में पढ़ा था ना, मीन्स टू अचीव एंड्स की तरह यूज होने चाहिए, मीन्स टू अचीव एंड्स। सो दिस इज वन थिंग। अब नेक्स्ट थिंग इसमें आती है मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। अब मैं एक वो बना रहा हूँ कि इस डायग्राम को हम यूज कर सकते हैं कहीं भी। देयर आर 3 स्कूल्स की, एक तो होता है ऐसे करके, एक लाइन पे बनाए तो दिस इज एब्सोल्यूट डियोंटोलॉजी। मतलब वो लोग रिलेटिविटी को मानते ही, वो उसमें रिलेटिविटी वो मानते ही नहीं है। उनके हिसाब से मीन्स चाहे कैसे भी हो, एंड्स को पिक्चर में लेना ही नहीं है। अब मान लो तुम एक मिसाइल ऑपरेटर हो डिफेंस डिपार्टमेंट में। अब बस तुम्हें वो मिल गई ड्यूटी की तुम्हारी, कि तुम्हें एक बटन दबाना है और मिसाइल ऐसे छोड़ना है। बाकी तुम्हें नहीं पता उसका क्या वो होगा, कि न्यूक्लियर मिसाइल है, कि कैसी मिसाइल है, कि हाउ मच डिवास्टेशन इट विल मेक। तुम्हें कुछ नहीं आइडिया है, बट तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो एंड यू आर हैप्पी कि आई एम फॉलोइंग एब्सोल्यूट डियोंटोलॉजी। बट इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ ऑफ मेनी लाइव्स। सो दिस इज एब्सोल्यूट डियोंटोलॉजी। फिर एक आता है रिलेटिव डियोंटोलॉजी, जैसे हमने हाइंस के केस में समझा था कि जो उसका मीन्स है ना। अब देखो, जैसे मुझे ना एक और चीज़ याद आई इस्लामिक एथिक्स की, ऐसे ही याद आता है रिकॉल करते वक्त, बीच में कुछ भी याद आता है। इस्लामिक एथिक्स में डीसीटी का एक प्रिंसिपल था, डिवाइन कमांड थ्योरी का। लास्ट लेक्चर में मुझे देखा था, डीसीटी मतलब बोलता था कि एवरीथिंग इज एथिकल एज पर गॉड्स इंस्ट्रक्शन। मतलब जो गॉड ने इंस्ट्रक्शन दिया है ना, वो चीज़ें एथिकल है। दैट इज डिवाइन कमांड थ्योरी। तो इस्लामिक एथिक्स में भी ये बोला जाता है कि जो जो गॉड ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं दैट आर एथिकल। रिलेटिव डियोंटोलॉजी होता है, फिर उसमें होता है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट स्कूल। मतलब जो मीन्स के लिए नहीं वो करता, एंड्स जस्टिफाई मीन्स वाली बात है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइंस डिलेमा मान लो इसका एग्जांपल है, या फिर राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू हो जाएगा। कि हाइंस को यार पता है कि मेरे को आई कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन फॉर माई वाइफ विच इज सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट इलनेस, सो इधर आई लेट माई वाइफ डाई और इधर आई स्टील द मेडिसिन। सो रिलेटिव है ये थोड़ा सा। सिमिलरली हमने एक एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। यार हाइंस डिलेमा मत लगाओ, इसमें लग नहीं रहा है ढंग से, वो थोड़ा फारफेच्ड हो रहा है।
थोड़ा सा फारफेच्ड हो रहा है, इसके बाद में देख लेंगे एग्जांपल्स होंगे। सो थ्योरीज भी हो गई हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मेन थ्योरीज बची हैं अपनी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स ऑफ कांट। अब बहुत ज़्यादा इजी है ये CI3, इसमें ज़्यादा ना लोड नहीं लेना, ये लोग ना इसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। CI1 कहता है कि द वैल्यूज विच आर यूनिवर्सली अग्रीड, दे आर एथिकल। अब अगर लव है, लव एज अ वैल्यू इज यूनिवर्सली अग्रीड दैट लव इज एथिकल, लव इज गुड, लव क्रिएट्स नो हार्म, मतलब इन जनरल सेंस, तो ये एथिकल वैल्यू है। एनमिटी या एंगर बहुत ही गलत वैल्यू है, एंगर कॉजेज हार्म, सो इट इज यूनिवर्सली एग्रीड, ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के टर्म्स में लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में लिया जाए, तो अनटचेबिलिटी, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दे ऑल अग्रीड टू वन पॉइंट कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इट इज रॉन्ग विदाउट एनी एक्सेप्शन, there is no exception to untouchability, tavi that is why in article 17 they inserted that untouchability in any form is, illegal, it is not to be accepted. So similarly these are some universal values, अगर ये यूनिवर्सल वैल्यूज विच आर एग्रीड अपॉन, दिस वाज CI1, इसको कहीं पे लगा सकते हो आप क्वेश्चन में, ये डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि कांट के कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स के क्वेश्चन के बारे में बताओ। तो CI2 होता है कि जो हमने देखा सिखिज्म एथिक्स में, ethical altruism as means to achieve ends and not ends in itself। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा उल्टा है सीन कि ह्यूमंस जो हैं दे आर टू बी ट्रीटेड एज एंड्स एंड नॉट मीन्स टू अचीव एनी एंड्स। इसमें सर ने एक एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन रोहित शर्मा एंड अभिषेक नायर कि which star sports used it for their benefit, for their TRP ratings. So they used Rohit Sharma as a means to achieve their ends, which was their profit making by increasing their TRP points. So this was an example in it. Similarly, इसमें मेरे को एक और चीज़ बतानी थी, हाँ, कि humans they are to be treated as ends and not means। क्यों? Because every human has an intrinsic value, महाभारत एथिक्स में लिंक कर दिया, intrinsic value independent of other people, उनकी एक अपनी पर्सनल वैल्यू है, उनकी डिग्निटी ऑफ लाइफ है, आर्टिकल 21 से लिंक हो गया, डिग्निटी है, उनकी सैंक्टिटी ऑफ लाइफ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर पीपल, इंपॉर्टेंस है ना उनकी लाइफ की। सो दैट इज वाई दे आर टू बी ट्रीटेड एज एंड्स एंड नॉट मीन्स टू अचीव एनी एंड्स। दिस इज CI2। और CI3 बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। सिमिलरली है, ये एक मान लो सोसाइटी है, इसमें लोग रहते हैं। अब अगर मुझे एक आइडियल सोसाइटी बनानी है इसमें कि एवरीबडी इज वर्चुअस, एवरीबडी इज फॉलोइंग द रूल्स, एवरीबडी इज फॉलोइंग द लॉज, तो ये एक सोसाइटी जो है हाइपोथेटिकली मान लो, क्योंकि असलियत में तो एवरीबडी विल नॉट फॉलो लॉज, क्योंकि देयर विल बी क्रिमिनल्स, देयर विल बी पीपल हु विल स्टील, देयर विल बी पीपल हु विल हार्म अदर्स। So there is no such thing as a ideal society। बट इसमें क्या होता है CI3 में, हम ऐसे एक्शन करेंगे, humans have to perform such actions that will lead to the formation of a ideal society, an ideal society at the end, a hypothetical ideal society। तो इसको कांत बोलते हैं किंगडम ऑफ एंड्स, कि जो हाइपोथेटिकल आइडियल सोसाइटी है उसको कांत ने किंगडम ऑफ एंड्स बोल दिया। सो ह्यूमन एक्शंस मे लीड टू किंगडम ऑफ एंड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि मेरे पास अपना इंडिपेंडेंस है टू टेक माई एक्शंस, लिबर्टी है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जब हमने लिंक किया था एज ए कंक्लूजन ऑफ द आंसर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी if followed properly would lead to kingdom of ends and would lead to principle of autonomy and kingdom of ends। और ब्रैकेट में ना ये जरूर लिख के आना, कांट CI3, this will fetch you more marks।
अब मैं जब बोलता हूँ ना कि ये लिख के आना या फिर ये करना, तो वो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद यू गाइज ना। बट जब आप पढ़ाते हो ना, तो किसी को सामने से ऑब्जेक्ट, मतलब वो किसी को सामने पढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज थोड़ा वियर्ड हो जाता है मैं अपने आप को ही बोल के आऊँ तो। वो मेरी आदत है थोड़ी सी। तो सो मेरे ख्याल से अभी हमारा हो गया है ये वाला कंप्लीट। हो गया है। एथिकल इशू बचा है, क्रिप्टो करेंसी वाला, अप्लाइड एथिक्स इशू। इसमें दो तीन चीज़ें और थी मेरे ख्याल से। वेट, हाँ हो ही गया है, इतना ही बहुत है इसमें। आई थिंक सो, और नहीं था इसमें। एक बार मैं ना चेक कर लेता हूँ लास्ट में कि कितना कुछ इसमें था और नहीं था। लेट मी चेक। हमने टेलियोलॉजी, सर्वोदय और अंत्योदय तो कर ही लिया था। ये वाला डायग्राम हमने एब्सोल्यूट और ये कर दिया था, और नॉन एब्सोल्यूट ये सब हो गया था। कॉन्सिक्वेंशियल टेलियोलॉजी, कांस थ्योरी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, हाँ बाद में देखते हैं उसको। हाँ, एक ये भी था कोट ब्रिंडा एलमंड का, कि मॉरल राइट्स होते हैं ना विच आर नॉट लीगली अवेलेबल टू सिटीजन्स, बट मॉरल राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल राइट टू रिसीव, राइट टू ग्रेटिट्यूड, राइट टू रिसीव लव, ऐसी चीज़ें जो मॉरल राइट्स होते हैं ऑफ अ सिटीजन, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बट बस अगर इसको ऐसा मॉरल राइट्स को ऐसे कोट करके आओगे आप थिंकर को, तो आई थिंक एग्जाम में अच्छा रहेगा। इसको इसको कहाँ पे लगाएंगे हम, वो भी देखेंगे। ओके, हाँ अप्लाइड एथिक्स इशू ही देख लेते हैं यार। अप्लाइड एथिक्स इशू के बाद दो तीन क्वेश्चन देख लेंगे। लिखना तो क्या है, ये क्वेश्चन को फ्रेमवर्क बना दूंगा फिर। हाँ, क्रिप्टो करेंसी एंड एथिकल इश्यूज कंसिडर्ड इन इट। अब जो क्रिप्टो करेंसी चीज़ है, सी क्रिप्टो करेंसी करंट अफेयर में आता है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पढ़ते हैं। अब जैसे ये क्रिप्टो करेंसी वाले इश्यूज आ गए हैं, सो अब इन इश्यूज में हमें हाफ आंसर जीएस के पॉइंटर्स पे लिखना है और हाफ आंसर हमें एथिकल कीवर्ड्स से रिलेटेड लिखना है। क्योंकि ये करंट अफेयर इशू है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एथिकल कीवर्ड्स नहीं लिख पाओगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने भी नहीं है, अगर तीन चार चल गए तो चल गए। जब जीएस में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, कि मतलब कि अप एंड डाउन ज़्यादा रहता है इसका प्राइस। इन्फ्लुएंस बहुत करता है बड़े बड़े ये लोग, बिजनेसमैन या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत हैं, जैसे कि इलॉन मस्क कितना इन्फ्लुएंस करता है क्रिप्टो करेंसी को। और जितना भी उसने अपना नया कॉइन भी निकाला था शायद से, विच कॉइन नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ बिटकॉइन भी बहुत इन्फ्लुएंस करा है इलॉन मस्क ने। और इसमें नार्को ट्रेड्स, नार्को ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा वो हैं, इजीली कर सकते हैं लोग। इसमें ट्रैकिंग नहीं है, तो टेररिज्म हो सकता है इसके थ्रू। ट्रैकिंग नहीं है, तो ऐसे करके थोड़े जीएस से रिलेटेड इश्यूज लिखने हैं इसमें, कि डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर पे होता है, तो उसके एक पॉजिटिव पॉइंट भी लिख सकते हो आप। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेट की जाती है इसमें। सो बेसिकली तो इसका पॉजिटिव भी है कि हैकेबल बहुत इजीली नहीं है, बट उसका नेगेटिव भी है कि ट्रैक नहीं कर सकते उसको, तो गवर्नमेंट के लिए दिक्कत आएगी। एथिकल कीवर्ड्स में इसको साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में डाल सकते हो, साइंस विद ह्यूमैनिटी में डाल सकते हो, ठीक है। अगर इसको गलत काम में यूज़ करा जाए तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी आ जाएगा। और क्योंकि इसमें माइनिंग जब होती है तो बहुत सारा एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होता है, तो इसमें हम ट्रस्टीशिप एथिक्स डाल सकते हैं, या एनवायरमेंटल एथिक्स डाल सकते हैं, या फिर जो अभी हमने आज ही की क्लास में पढ़ा था कि कॉस्मिक ऑर्डर रिता, वो डाल सकते हैं। इसमें एथिकल सिचुएशन से कीवर्ड डाल सकते, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड डाल सकते हैं। तो आज ही लिंक हो गया ये। और एथिक्स विदाउट ह्यूमैनिटी में और एथिकल कीवर्ड्स में इसको थोड़ा सा वैसे स्टेक होल्डर अप्रोच से सोचने की कोशिश करें। एनवायरनमेंट हो गया, और सोसाइटी का इसमें इतना डायरेक्टली नहीं लग रहा, फार फेच्ड है। और साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी रख गया। इंडिविजुअल,
पर्सनल, एक मिनट, हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल इसमें नारकोटिक्स ट्रेड कर रहा है या फिर कोई गलत काम कर रहा है तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस लिख सकते हैं हम लोग। दिस इज फॉर इंडिविजुअल। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें लिखने का कुछ है नहीं, क्योंकि 10 मार्क का ही आता है अप्लाइड एथिक्स, और 2 पेज तो भरने ही है ऐसे ही। फिर उसमें इंट्रो और कंक्लूजन भी है, बाकी एक दो चीज़ें और सोच सकते हैं। हाँ, नेशनल लेवल पे सोच सकते हैं। नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा, उससे रिलेटेड क्या एथिकल इशू बना सकते हैं हम। वेट, नेशनल लेवल से रिलेटेड एथिकल इशू क्या बनेगा? वेट, सोचने में नहीं आ रहा है मेरे ऐसा। ठीक है यार, नेशनल इशू का मुझे सोचने में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ दिमाग में आ रहा हो नेशनल इशू से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड बन सकता है इसका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। मैं नहीं सोच पा रहा अभी फिलहाल। बाकी मैं एक और चीज़ सोच पा रहा हूँ कि अनोनिमिटी से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज अप्लाइड एथिक्स। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आई वॉज थिंकिंग टू वर्क अपॉन 2 क्वेश्चंस, कि एक क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा हिंट दूंगा उसमें, मतलब पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी अपने लिए, कि सिखिज्म में, सिखिज्म एथिक्स और गुरु नानक देव की टीचिंग के बारे में बताना था। गुरु नानक देव की टीचिंग पे क्वेश्चन था, 2020 2023 में ही था, हाँ। गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पे क्वेश्चन थे, और कि इनकी टीचिंग्स आज की सोसाइटी में कैसे रेलेवेंट है। मेन पार्ट ये था इसका कि हाउ हिज टीचिंग्स आर रेलेवेंट इन टुडे सोसाइटी। एक और क्वेश्चन था, मीन्स वर्सेस एंड्स पे क्वेश्चन था, मीन्स वर्सेस एंड्स पे क्वेश्चन था, बल्कि CI2 पे क्वेश्चन था, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव 2 ऑफ कांत। कांत का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव 2, तो उसमें क्वेश्चन में क्या था कि उसमें ये लिखा हुआ था, ह्यूमंस should not be treated as means, not be treated as means but as ends in themselves। अब ये था कि इस स्टेटमेंट का आज की मॉडर्न इकोनॉमिक सोसाइटी में, टेक्नो इकोनॉमिक सोसाइटी में, सॉरी, क्या रेलेवेंस है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें एक पैटर्न में देख सकता हूँ कि टीचिंग्स का रेलेवेंस क्या है टुडे सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। सिमिलरली इस चीज़ का, तो अब जब भी ऐसा पैटर्न आ जाना है ना, तो अपने ने सीधा इस वाली चीज़ में लेवल अप्रोच लगानी है कि आज की डेट में क्या रेलेवेंस है किसी भी चीज़ का। तो लेवल अप्रोच लगानी है कि इंडिविजुअल की लाइफ में क्या रेलेवेंस रह गया है, अलोंग विद कीवर्ड, सोसाइटी के लेवल पे क्या एक्सपीरियंस रह वो रह गया रेलेवेंस, नेशन के लेवल पे क्या रह गया है, एनवायरनमेंट के लिए क्या रह गया है, और मान लो कुछ और स्टेक होल्डर आप लगा सकते हो उसमें, इंटरनेशनल लेवल पे भी लगा सकते हो ना। पर्सनल यही हो गया, इंडिविजुअल। हाँ, तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ पे सोचने का टाइम है ना एग्जाम में, वो कम हो जाएगा मेरा। अगर मेरा सोचने का टाइम कम हो रहा है ना, तो इट विल बेनिफिट अ लॉट। अब इस पे आंसर बना सकते हैं इंडिविजुअल में कि ऑनेस्ट लिविंग ऑनेस्ट अर्निंग, कॉर्पोरेट के लेवल पे लगा सकते हैं ऑनेस्ट लिविंग ऑनेस्ट अर्निंग वाला एग्जांपल, एथिकल एल्ट्रुइज्म वाले एक्ट्स जो होते हैं इसमें, कम्युनिटी सर्विस फॉर सोसाइटी, ऐसा लगा सकते हैं, लंगर्स, कम्युनिटी किचन्स, सिखिज्म के क्वेश्चन में लगा सकते हैं वो चीज़। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो लोग, यू नो कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत सर्विस की थी, और वो एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। बट हाँ, ज़बरदस्ती भी नहीं घुसाना, बट जितना हो पा रहा है ना उतना कर सकते हैं। तो बाकी तो इतना ही था यार आज के लेक्चर में। लेक्चर तो क्या ही बोलूँगा, एक्टिव रिकॉल सेशन में आज के यही था। बाकी एक चीज़ और मैं करना चाह रहा हूँ कि टारगेट्स बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, थोड़े से एफर्मेशन, सॉरी, थोड़े से एफर्मेशन लिख लेते हैं लास्ट में, और फिर मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा दैट आई विल स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट माई जर्नी।
ये हमारा फर्स्ट एफर्मेशन है, आई विल स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट माई जर्नी एवरी डे, ये याद रखना है। आई विल गिव मेन्स इन दिसंबर, आई विल गिव मेन्स इन दिसंबर, तब तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, अलॉन्ग विद गुड रिटेंशन पावर और अलॉन्ग विद गुड एप्लीकेबिलिटी, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं उस टाइम तक। आई विल गिव मेन्स इन दिसंबर एंड थर्ड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल सिक्योर AIR 1209, मुझे सिंगल डिजिट रैंक लानी है इस एग्जाम में इन UPSC CSC 2027। अब हमने एफर्मेशंस तो लिख लिए, नाउ इट्स द टाइम फॉर चैलेंजेस। आई विल गिव यू 2 चैलेंजेस टुडे। एक तो फर्स्ट, ईमानदारी से कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा हो, कुछ भी, उसका एक्टिव रिकॉल करके देखो एक शीट पे, एक टाइमर लगा लो 20 मिनट्स का और एक ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाओ अपने साथ में ईमानदारी से, एंड डोंट फूल योरसेल्फ। अगर इसके साथ एक ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाओगे तो आराम से कुछ भी एक्टिव रिकॉल, ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है उसको एक्टिव रिकॉल करो, एथिक्स पढ़ा है, कुछ भी, जैसे अभी हमने किया यहाँ पे, ईमानदारी से। सेकंड, 2 डेज 2 डेज तक रील्स नहीं स्क्रॉल करनी, नो रील्स फॉर 2 days। दिस वन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। मैं पर्सनली 3 days का चैलेंज ले रहा हूँ इस चीज़ में, बिकॉज आई एम हैबिचुअल ऑफ नॉट स्क्रोलिंग रील्स। बहुत लोग 1 घंटा भी नहीं उसके बिना रह सकते, तो आप 6 घंटे का टारगेट लो। जिसको अपनी सिचुएशन के बारे में जैसे पता है, आप 12 घंटे का टारगेट लो, आप 24 घंटे का टारगेट लो, आप 36 का लो, लेकिन आप कुछ तो टारगेट लो उस चीज़ का। दिस विल, यू नो, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू योर फोकस अ लॉट। अभी जैसे होता है ना, मन नहीं करता यार, उठने का मन करता है, इधर उधर भागने का मन करता है, बहुत मन भागता है इधर उधर, तो कुछ चीज़ों से नहीं भागेगा। अगर आप रील्स छोड़ोगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे एक टास्क पे फोकस रहने का, चाहे वो कोई भी टास्क हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना फोकस से खाओ, उससे भी फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है। सो दीज आर द 2 थिंग्स। आप ये चैलेंज लो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि यार किस किस ने ये चैलेंज पूरा किया है। लिखो कमेंट्स में कि आई हैव कंप्लीटेड बोथ द चैलेंजेस, I have active recalled, and I have, you know, resisted myself from the reels. I have completed both the challenges. और ये भी मत लिखो यार I have completed, लिखो I will complete both the challenges. I am unstoppable. Thank you guys for watching this video. आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो, you can, freely write in the comment section, and please if you can like or subscribe the video तो कर दो। Bye.